Hello everyone, myself Dr. Rosie Galan from Government Senior Secondary School NIT 3 फरीदाबाद। और आज हम क्लास 9th का चैप्टर करेंगे प्राकृतिक संसाधन। और इसमें हम जो टॉपिक करेंगे उनके नाम है ग्रीन हाउस प्रभाव, ऑक्सीजन चक्र एंड ओजोन परत। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव की कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। एक सिचुएशन को कंसीडर करते हैं या रिकॉल करते हैं अपने माइंड में कि एक कार है, वो धूप में खड़ी हुई है और काफी देर के बाद जब हम उस कार में जाकर बैठते हैं तो हमें बड़ी घुटन का अनुभव होता है, जबकि हम अगर बाहर खड़े होते हैं हमें उतनी घुटन नहीं महसूस होती। तो ये जो घुटन है कार के अंदर, ये किस कारण से बनती है? ऊष्मा जो है जब कार के अंदर ही ट्रैप हो जाती है और वो बाहर नहीं निकल पाती, तो हमें कार के अंदर बहुत सारी घुटन का अनुभव होता है। तो ये ऊष्मा का कुछ गैसों के कारण से अंदर ही ट्रैप हो जाना क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। तो इसको हम समझते हैं। देखिए, ये मान लेते हैं हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ के अंदर के ऊपर एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स होती हैं और यहां कहीं सन है और सन से क्या है, बहुत सारी रेस, सूर्य से बहुत सारी किरणें पृथ्वी की तरफ आती हैं। उनमें से कुछ किरणें तो वापस पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से टकराकर वापस मुड़ जाती हैं, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती हैं वापस। जबकि कुछ किरणें क्या है, वो सूर्य से सीधा पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं और पृथ्वी उन किरणों को वापस रिफ्लेक्ट करती है। कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ किरणें क्या है, वापस पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में, मतलब वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकल पाती और वो वहीं एटमॉस्फेयर में रह जाती हैं। ये जो किरणें हैं एटमॉस्फेयर में रह जाती हैं, ये किरणें क्या करती हैं? पृथ्वी को ऊष्मा प्रदान करती हैं। अब एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जिनके बढ़ने के कारण पृथ्वी के बाहर जाने वाली जो किरणें हैं उनकी मात्रा में कमी हो जाती है। जो किरणें पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर जाना था जिनको, वो किरणें क्या है, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ही रह जाती है। उससे क्या है, पृथ्वी का वातावरण गर्म हो जाता है और पृथ्वी का वातावरण का गर्म होना, ये क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाते हैं। तो यानी कि वो कौन कौन सी जो गैसेस पृथ्वी के वातावरण को गर्म करने में या पृथ्वी के ग्रीन हाउस के प्रभाव में सहयोग करती हैं, वो गैसेस क्या क्या हैं? सबसे पहले बात करें तो वाटर वेपर्स, जो कि पृथ्वी में इनकी मात्रा है 37.72%। उसके बाद दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और इसकी मात्रा है 9.274%। नेक्स्ट वन है नाइट्रोजन ऑक्साइड है, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और इसके अलावा मीथेन है CH4, ओजोन है और बहुत सारे आर्टिफिशियल केमिकल्स हैं। बहुत सारे आर्टिफिशियल केमिकल्स हैं। तो ये सब जो तत्व हैं, ये सब क्या करते हैं कि सूर्य से इंफ्रारेड रेज आती हैं, और ये इंफ्रारेड रेज पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं। फिर ये इंफ्रारेड रेज पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होकर जब बाहर निकलती हैं, तो ये जितने भी पदार्थ आपको बताए गए हैं, वाटर वेपर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड्स हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ओजोन एंड आर्टिफिशियल केमिकल्स, ये सब के सब पदार्थ पृथ्वी से ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। यानी कि पृथ्वी से ऊष्मा जो है वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर जाने की बजाय वो अंदर ही रह जाती है और जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। अब जैसे जैसे इन पदार्थ की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे क्या है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और यही पृथ्वी के तापमान का इस तरह से बढ़ना क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस
प्रभाव, जिसको आजकल हम ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं, कि अब क्या होता जा रहा है धीरे धीरे ह्यूमन एक्टिविटीज से, या जैसे कि बहुत सारे वाहनों के चलने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, बर्निंग ऑफ फ्यूल से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो इन सब पदार्थों की जो मात्रा है ये एटमॉस्फेयर में जितनी ज्यादा होती जा रही है, उतना ही ज्यादा जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो राइज होता जा रहा है। और इस तरह से पृथ्वी के टेम्परेचर को राइज करने में जो गैसेस हेल्प करती हैं, या जिन गैसेस के कारण पृथ्वी का टेम्परेचर राइज होता है, उन गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीजन चक्र। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ये नाइट्रोजन के बाद, नाइट्रोजन की जो मात्रा है, नाइट्रोजन की वायु के एटमॉस्फेयर में 78% मात्रा विद्यमान है, और ऑक्सीजन जो है वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में 21%, यानी कि नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। इसके अलावा अर्थ के क्रस्ट में भी ऑक्सीजन पाया जाता है, पर वो फ्री स्टेट में नहीं है। वो किस रूप में पाया जाता है? अर्थ के क्रस्ट में कार्बोनेट, सल्फेट और नाइट्रेट्स, उसके अलावा और भी बहुत सारे खनिज लवणों के रूप में के साथ ऑक्सीजन की मात्रा विद्यमान है। इवन कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन फ्री स्टेट में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो 21% है। अब ये जो 21% ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम बहुत सारी एक्टिविटीज में करते हैं। जैसे कि सांस लेने में हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, इवन बर्निंग ऑफ फ्यूल में भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल। लेकिन जब हम ऑक्सीजन चक्र की बात करते हैं तो हम मुख्यतः उस चक्र की बात करते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को संतुलित बनाए रखता है। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का कैसे सर्कुलेशन होता है तो अब हम ऑक्सीजन चक्र यानी कि ऑक्सीजन साइकिल को समझते हैं। अब इसमें क्या है, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल अगर हम देखें तो फ्यूल्स की बर्निंग में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। तो यहां हम देख लेते हैं, ये फ्यूल्स पहला यूज हो गया इसका बर्निंग ऑफ फ्यूल्स में, ठीक है, यानी कि इसको हम बोलेंगे दहन, ठीक। दूसरा इस्तेमाल क्या है, अभी हमने कहा कि सांस लेने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम अपनी बात करें तो हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि दूसरा यूज क्या हो गया, श्वसन में, एनिमल्स, इसका इस्तेमाल हो गया सेकंड श्वसन में। अब पहली प्रक्रिया को इधर देखते हैं, हम दहन को देखते हैं। दहन में क्या होता है, साइड बाय साइड। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स में जब फ्यूल्स को जलाया जाता है तो उस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। और जो दूसरी प्रक्रिया है श्वसन, अगर हम श्वसन की बात करें तो श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज क्या है, एनर्जी है हमारे पास, जो C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन 6CO2, और ये ब्रेक होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 प्लस H2O, 6CO2 प्लस 6H2O। यानी कि श्वसन के दौरान ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ब्रेक होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाता है। तो यहां से फ्यूल्स की बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ठीक है, और यहां से भी क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। अब ये दोनों चीजें अगर हम देखें तो प्लांट्स क्या करते हैं, एक प्रोसेस हमारे पास ऐसी भी है जो प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन की हेल्प से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं।
तो यानी कि ये जो दोनों ही है, यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई और ये जो वाटर आया, इसका इस्तेमाल कौन करेगा? प्लांट्स करेंगे। ग्रीन प्लांट्स इसका इस्तेमाल करेंगे किस में? फोटोसिंथेसिस में। और ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो उस प्रोसेस को अगर हम समझें तो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर 6CO2 प्लस 6H2O। पौधे क्या करते हैं? हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से किसकी? क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। और वो क्या करते हैं? इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? C6H12 और O6 में, यानी कि ग्लूकोज में। और इसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर में। और क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। अब देखो, एक प्रोसेस थी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, ये प्रोसेस भी थी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। अब ये अकेली एक ऐसी प्रोसेस है जो ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म करते हैं। और वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से सनलाइट की प्रेजेंस में इसको कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में। यानी कि ग्रीन प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो यहां से ऑक्सीजन रिलीज हुई और वो ऑक्सीजन कहाँ चली गई? एटमॉस्फेयर में। अब देखो, दूसरा प्रोडक्ट क्या है? ये जो प्रोडक्ट है इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर। अब ये जो ऑर्गेनिक मैटर है इसका इस्तेमाल, देखो आपको मैंने इक्वेशन नोट कराई थी, मैं दोबारा से लिखती हूँ। श्वसन जो प्रक्रिया है, श्वसन में क्या हो रहा है? श्वसन की प्रक्रिया में अगर हम उस इक्वेशन को दोबारा से देखें तो C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन इसमें कन्वर्ट हो रहा है। ये कन्वर्ट हो जाएगा 6CO2 प्लस 6H2O, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों प्रोसेसेस को मैं ध्यान से देखूं तो यहां देखिए, ये ऑर्गेनिक मैटर था। अब प्लांट्स को कौन इनटेक करेगा? जीव जंतु या मनुष्य उसको खाएंगे। तो ये ऑर्गेनिक मैटर जो यहां से रिलीज होगा, ये ऑर्गेनिक मैटर कहाँ चला जाएगा? वापस से एनिमल्स में। एनिमल्स क्या करेंगे? श्वसन के दौरान इसका इस्तेमाल करेंगे और इसको फिर क्या ब्रेक करेंगे? CO2 और H2O में। और वो फिर से क्या आ जाएगा? ग्रीन प्लांट उसका इनटेक करेंगे। तो ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का साइकिल है। मतलब ग्रीन प्लांट्स आर बैलेंसिंग द लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर एंड दिस। तो अब हम देखते हैं ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन लेयर क्या है? अभी जो हमने पढ़ा ऑक्सीजन के बारे में, तो ऑक्सीजन में हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन जो है वो डायटोमिक फॉर्म में पाया जाता है, O2। ठीक है। अर्थ में एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब हम ऊपर जाते हैं, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है अगर उसकी हम बात करें तो उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। बहुत सारी लेयर्स हैं, जैसे ट्रैपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो जब हम अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो ट्राई एटॉमिक रूप में पाया जाता है। मतलब कि O3, ऑक्सीजन जो है वो O3 के रूप में पाया जाता है। और यही O3 क्या कहलाता है? ओजोन। इसी को हम क्या बोलते हैं? ओजोन बोलते हैं। अब अगर ये देखें तो ये जो ओजोन है ये पॉइजनस होता है। वैसे ओजोन जो है ये पॉइजनस है। अब क्योंकि ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से काफी ऊपर पाया जाता है तो ये हमें नुकसान नहीं करता। ठीक है। लेकिन इसका फायदा भी है हमें। अब देखिए कि अर्थ है और अर्थ में सन से बहुत सारी रेज आती हैं। अगर हम सन से बात करें तो अगर ये सूर्य है तो सूर्य से बहुत सारी किरणें
अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ आती हैं, ठीक है। अब उनमें कुछ तो अंदर एंटर कर जाती हैं और कुछ को हमने अभी पहले बताया क्या होती है, वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो अर्थ सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज जो बहुत ही हानिकारक होती है, सूर्य से बहुत सारी रेज निकलती हैं, उनमें से एक है अल्ट्रावायलेट रेज, ये बहुत हानिकारक होती हैं। तो ये क्या है, ये ओजोन जो लेयर है ये क्या करती है, ये इन किरणों को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं करने देती। इसका मतलब ओजोन हमारे लिए फायदेमंद भी है बहुत ज्यादा। अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएंगी, और अगर ये रेज पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएंगी तो बहुत सारी बीमारियां जैसे कि कैंसर, स्किन डिजीजेस, तो ओजोन हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती है, मतलब कि डेमेजोफाइड से, कैंसर से, स्किन डिजीज से, कैटरेक्ट से, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो अल्ट्रावायलेट रेज अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएं तो हमें हो सकती हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, मतलब धीरे धीरे डिके हो रही है। अब वो डिके का कारण क्या है, एक पदार्थ है CFC, इसका इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर में, एसीज में होता है और इसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये जब एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है तो ये ऊपर जाके O3 यानी कि ओजोन का जो बॉन्ड है उसको तोड़ देता है और ओजोन को ऑक्सीजन में और क्लोरीन के ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, और उसकी वजह से ओजोन जो है वो डिके हो रही है। और एक होल जो है एंटार्क्टिका में ऑब्जर्व किया गया है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ज्यादा इस्तेमाल ओजोन को नुकसान पहुंचा रहा है। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नेम द गैसेस विच काजेस ग्रीन हाउस इफेक्ट। कौन सी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करते हुए, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसकी हम बात करें तो हमने अभी पढ़ा था CO2, CH4, ठीक है। कोई भी दो गैसेस के नाम आपसे पूछें तो उसके अलावा बहुत सारे आपसे डिस्कस किए थे, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो ये कुछ गैसेस है, ये क्या करती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द एसेंशियल बायोलॉजिकल एलिमेंट्स इन विच ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। कुछ एसेंशियल बायोलॉजिकल एलिमेंट्स के नाम बताइए जिनमें ऑक्सीजन पाई जाती है। अब वो क्या है, प्रोटीन्स, उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स, एंड द नेक्स्ट वन इज फैट्स। तो ये कुछ एसेंशियल क्या है, बायोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं जिनमें ऑक्सीजन पाई जाती है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। कुछ गैसेस अर्थ के एटमॉस्फेयर से क्या करती है, इंफ्रारेड रेज को बाहर नहीं जाने देती और उन्हें अंदर ही रोक लेती हैं, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, और इस तरह से पृथ्वी के तापमान का बढ़ना क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द टू फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन की दो कौन कौन सी फॉर्म्स हैं जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। एक तो हमने डिस्कस किया एलिमेंटल ऑक्सीजन O2, दूसरा क्या है, ओजोन O3। ये जो दो फॉर्म्स हैं ऑक्सीजन की, ये क्या है, एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। उसके बाद है ओजोन कहाँ पाई जाती है। ओजोन जो है वो अर्थ की एटमॉस्फेयर की किस लेयर में पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा स्ट्रेटोस्फेयर।
स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद है कि ओजोन होल क्या है। हमने अभी अभी बात की कि ओजोन जो है वो डिके हो रही है, और एंटार्क्टिका के ऊपर एक होल भी ऑब्जर्व किया गया जिसे क्या कहते हैं, ओजोन होल कहते हैं। तो ओजोन होल को हम डिफाइन कैसे करेंगे, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर है उसका थिन होना किसी पर्टिकुलर एरिया पे, वो क्या कहलाता है, ओजोन होल। तो ओजोन होल क्या है, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर ओवर ए पर्टिकुलर एरिया या रेस्ट्रिक्टेड एरिया, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर ओवर ए रेस्ट्रिक्टेड एरिया इज नोन एज ओजोन होल। उसके बाद है व्हाट हैपेंस इफ ऑल द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट इज कन्वर्टेड टू ओजोन। अगर एनवायरमेंट में जितनी भी ऑक्सीजन है वो सारी की सारी ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो जाए तो क्या होगा। अब सोच के देखिए, ऑक्सीजन का हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन जो है ना हमारी लाइफ लाइन है। और अगर पूरी की पूरी ऑक्सीजन ही ओजोन में कन्वर्ट हो जाए, तो हमने ओजोन को डिस्कस किया कि ओजोन कैसी गैस है, पॉइजनस है। ये हमारे लिए अच्छी बात है कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में काफी ऊपर पाई जाती है, इसलिए वो हमें कोई इफेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन अगर पूरी की पूरी अर्थ पे जो ऑक्सीजन है वही ओजोन में कन्वर्ट हो गई तो क्या होगा, वो पॉइजनस हो जाएगी और हम सांस नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नेचुरल और एक मैन मेड प्रोसेस का नाम बताइए जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में वापस आती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो वापस आने की प्रक्रिया में हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी, श्वसन। श्वसन क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि श्वसन की अगर हम बात करें तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब सांस लेते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं। यानी कि ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में वापस आती है। दूसरी प्रोसेस की अगर बात करें तो दूसरी है बर्निंग ऑफ फ्यूल। बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल के जलने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। फ्यूल के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो ये जो प्रोसेस है श्वसन, ये क्या है, नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल की क्या क्या स्टेजेस हैं। तो सबसे पहले है कि एक कार है और वो कार धूप में खड़ी हुई है, मतलब कि एक कार है और वो डायरेक्टली सनलाइट में, सूर्य की जो किरणें हैं उसके ऊपर डायरेक्टली पड़ रही है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो कार है, ये सूर्य की रेज जब इस पे डायरेक्टली पड़ेंगी तो ये क्या होगा, गर्म हो जाएगी, अंदर क्या होगा, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। अब सूर्य से जो रेज आती है वो है इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज। अब ये जो इंफ्रारेड रेज है इनकी वेवलेंथ कम होती है, लैम्डा, वेवलेंथ को हम लैम्डा से लिखते हैं, ये लैम्डा की जो वैल्यू है ये कम होती है। और ये जो रेडिएशन, अब क्योंकि ये कार क्या हो गई, गर्म हो गई, तो ये भी रेडिएशन रिलीज करेगी। अब ये जो रेडिएशन यहां से रिलीज होंगी इनकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसलिए ये जो रेडिएशन अंदर है, कार इनके लिए क्या हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की जगह क्या हो जाएगी, ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। और ये रेडिएशन कार के अंदर से बाहर नहीं निकल पाएंगी, जिसकी वजह से कार का जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाएगा। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर ही ना हो तो अर्थ के टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब इसको समझते हैं। देयर इज नो एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। अर्थ जो है ना, अर्थ के चारों तरफ बहुत सारी लेयर्स होती हैं। एटमॉस्फेयर का क्या मतलब है, बहुत सारी लेयर्स हैं अर्थ के चारों तरफ। और जब सन रेज अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं तो वो क्या करती हैं, कुछ रेज को तो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर देती हैं। यानी कि बहुत सारी रेज जो अर्थ के ऊपर हीट प्रोड्यूस कर सकती हैं या और कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट कर सकती हैं, उन रेज को वो रिफ्लेक्ट कर देती हैं। दूसरा क्या है, कुछ रेज जो है
अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं, जैसे इंफ्रारेड रेज जो कि हीटिंग इफेक्ट काज करती हैं। इंफ्रारेड रेज जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं तो ये जो एटमॉस्फेयर है ये क्या करता है, इनको एस्केप करने से रोकता है, मतलब बाहर जाने से रोकता है। अब ये देखिए, मान लो कि जितनी भी सनरेज आती हैं, सारी की सारी सनरेज अगर बाहर चली जाए तो क्या होगा, रात के समय पे टेम्परेचर क्या होगा, एक्सेसिवली फॉल कर जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और अगर सारी की सारी रेज अंदर आ जाएं तो क्या होगा, दिन के समय अगर सूर्य की बात करें तो ड्यूरिंग द डे टाइम अगर सारी की सारी रेज इसके ऊपर फॉल करती हैं और कोई भी रे एटमॉस्फेयर नहीं है तो कोई भी रे रिफ्लेक्ट नहीं होगी, सारी इसके अंदर फॉल करेंगी। अब वो फॉल करेंगी तो क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो जाएगा। तो ड्यूरिंग द डे टाइम टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज्यादा राइज हो जाएगा। अब रात की बात करते हैं। अब क्योंकि एटमॉस्फेयर है ही नहीं, एटमॉस्फेयर नहीं है तो सारी रेज क्या है, बाहर भी चली जाएंगी। तो रात के टाइम क्या है, कोई रेज नहीं होंगी तो क्या होगा, रात के टाइम टेम्परेचर उतना ही फॉल कर जाएगा, लो हो जाएगा। तो यानी कि जो एक बैलेंस है टेम्परेचर का, हमारे आसपास के वातावरण का जो टेम्परेचर है उसको दिन के समय वो बहुत ज्यादा गर्म ना हो और रात के समय वो बहुत ज्यादा ठंडा ना हो, ये सब किसकी हेल्प से होता है, एटमॉस्फेयर की हेल्प से। तो अगर एटमॉस्फेयर पृथ्वी के चारों तरफ नहीं होगा तो क्या होगा, दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो जाएगा और रात का टेम्परेचर बहुत ज्यादा फॉल हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। होप यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।